मेवाड़ के गोहिल पुत्र या गुहिलोत के जो बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने गए, उनका मध्यकालीन इतिहास में अनोखा यानी अद्भुत स्थान यानी जगह है। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के स्थापक बप्पल रावल थे। इस वंश में कई प्रतापी शासक हुए, जिनका परिचय यानी पहचान जानकारी आगे के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। बता रहा कि मेवाड़ के गोहिल पुत्र या गुहिलोत जो बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने गए, और उनका मध्यकालीन इतिहास में एक अद्भुत अनोखा स्थान है। और ऐसा लोग बताते हैं कि इस वंश के स्थापक बप्पल रावल थे और इस वंश में कई प्रतापी यानी बहादुर शासक हुए, जिनका परिचय या उनके बारे में जानकारी हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। राजपूत काल दरमियान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण जबलपुर के आसपास के प्रदेश में चेदी वंश के शासक राज्य करते थे, जो कलचुरियों का चेदी राज्य कहा जाता था। उनकी राजधानी त्रिपुटी वर्तमान समय में तेवार में थी। मध्यकाल में गुजरात की अड़हिलवाड़ पाटन में राजपूत वंश का चावड़ा वंश और उसके पश्चात सोलंकी वंश का शासन था, जिसकी जानकारी अब आगे के प्रकरण में पढ़ेंगे और प्राप्त करेंगे। राजपूत के समय में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण जबलपुर के आसपास के प्रदेशों में चेदी वंश के शासक वहां शासन करते थे, जो कलचुरियों के चेदी राज्य के नाम से जाने जाते थे। और उनकी राजधानी त्रिपुटी, जो अभी के समय में तेवार है, वहाँ पे थी। और मध्यकाल यानी बीच के समय में गुजरात के अड़हिलवाड़ पाटन में राजपूत वंश का चावड़ा वंश और उसके बाद सोलंकी वंश का राज्य आया शासन था। उसकी जानकारी हम आगे के प्रकरण में पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के बारे में। अभी हम लोग उत्तर भारत के बारे में पढ़े और अब दक्षिण भारत के बारे में। राजपूत काल दरमियान दक्षिण भारत में कई छोटे बड़े राज्य स्थापित हुए। पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके विशाल साम्राज्य का अंत हुआ और चालुक्य वंश छोटी छोटी शाखा यानी टुकड़ियों में बट गया। चालुक्य वंश में कई शासकों का शासन उल्लेखनीय था। कह रहे हैं कि राजपूत काल के समय में दक्षिण भारत में कई छोटे बड़े राज्य की स्थापना की गई। पुलकेशी द्वितीय की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद उसके विशाल साम्राज्य का वहीं पे अंत हो गया और चालुक्य वंश छोटी छोटी टुकड़ियों में शाखा यानी टुकड़ियों में विभाजित हो गया और चालुक्य वंश में कई शासकों का शासन उल्लेखनीय था यानी लिखे जाने के योग्य था। आगे पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के राज्यों में पल्लव वंश और चोल वंश का भी समावेश होता है। पल्लव वंश के राजाओं में नरसिंह वर्मा को शक्तिशाली शासक माना जाता है। पल्लव वंश के शासन में अनेक निर्माण कार्य हुए। कांची के कैलाशनाथ मंदिर की गिनती उसी में होती है। इस समय के शासक साहित्य और कला के प्रेमी थे। बता रहे कि दक्षिण भारत के राज्यों में पल्लव वंश और चोल वंश का भी समावेश होता है। समाहिष्ट हैं वे लोग भी, उनका भी राज्य था यहाँ पे शासन। और पल्लव वंश के राजाओं में नरसिंह वर्मा को शक्तिशाली यानी ताकतवर शासक माना जाता है। पल्लव वंश के शासक ने अनेक निर्माण कार्य किए। कांची के कैलाशनाथ मंदिर भी उसमें गिनी जाती है। और इस समय के शासक जो थे, शासक यानी राजा साहित्य और कला के प्रेमी थे। उनको साहित्य और कला में बहुत रुचि थी। साहित्य यानी लिपिबद्ध विचार या ज्ञान। आगे पढ़ेंगे। पल्लव वंश की तरह दक्षिण में चोल वंश का भी शासन था। उनकी राजगद्दी तांजोर थी। चोल वंश के राजाओं ने सिलोन लंका पर चढ़ाई की थी और उसके कई भागों पर कब्जा यानी अधिकार कर लिया था। चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौका दल था, जिससे वे समुद्र पार के देशों पर चढ़ाई कर सकते थे। राजराज प्रथम ने राज्य प्रशासन की सुंदर व्यवस्था की थी। उसने जमीन पर सीमन और स्थानीय स्वराज्य की शुरुआत की। कह रहे पल्लव वंश की तरह दक्षिण में चोल वंश का भी शासन था, राज्य चलता था। उनकी राजगद्दी तांजोर थी। चोल वंश के राजाओं ने सिलोन लंका पर चढ़ाई की थी और उसके
कई भागों पर अपना अधिकार कर लिया था और चोल वंश के राजाओं के पास शक्तिशाली ताकतवर नौकादल था, जिसके सहारे से वो समुद्र के उस पार के देशों पर अपना अधिकार कर सकते थे चढ़ाई करके। और राजराज प्रथम ने राज्य प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी और उसने जमीन पर सीमन और स्थानीय स्वराज्य की शुरुआत की थी। आगे पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चेर वंश और पांड्य वंश के शासकों ने शासन किया था। इस तरह राजपूत काल दरमियान समग्र भारत के छोटे बड़े भागों में विविध वंश शासन करते थे। एक दूसरे का प्रदेश जीतने के लिए उनके बीच लड़ाई होती थी। इन आपसी लड़ाइयों के कारण उनके बीच एकता नहीं थी, जिसका बाहरी आक्रमणकारियों ने लाभ लिया। राजपूत काल की शासन व्यवस्था और उस समय की सभ्यता एवं संस्कृति संबंधी जानकारी हम अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि इसके अलावा दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चेर वंश और पांड्य वंश के शासकों ने भी शासन किया था और इस तरह राजपूत काल के समय में समग्र यानी पूरे भारत में छोटे बड़े भागों में विविध अलग अलग वंश के लोग आए और शासन किए। एक दूसरे का प्रदेश जीतने के लिए आपस में हमेशा लड़ाई करते थे, युद्ध करते रहते थे और इनके आपसी लड़ाइयों के कारण इनमें कभी एकता नहीं था, प्रेम व्यवहार नहीं था, जिसका दूसरे देशों के लोगों ने लाभ लिया, फ़ायदा उठाया आक्रमणकारियों ने। और राजपूत काल की शासन व्यवस्था और उस समय की सभ्यता और संस्कृति के विषय में हम लोग आगे के पाठ में पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इतना जानिए। मध्यकालीन राजपूत वंश के शासक, उनके बारे में पढ़ेंगे कि मध्यकालीन राजपूत वंश के शासक के बारे में। कश्मीर में उत्पल वंश के शासक राज्य करते थे। कामरूप असम में सालंब, हर्जर वर्मा, वनमाल वर्मा जैसे शासकों का राज्य था। प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम, देवराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल जैसे राजा हो गए। गांधार में शाहिया वंश के शासक राज्य करते थे। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था। शुरुआत में ढिल्लक, जो अभी दिल्ली है, वहाँ पे तोमरों का शासन था। आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का शासन था। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का पतन यानी विनाश होने पर राष्ट्रकूट वंश सत्ता यानी शासन पर आया। राष्ट्रकूट का अर्थ राष्ट्र या प्रांत का बड़ा अधिकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक उस जाति का कोई एक अधिकारी था और उस पर से उसका नाम राष्ट्रकूट पड़ा होगा। इस वंश में अनेक शासकों में गोविंद तृतीय नाम का शक्तिशाली यानी ताकतवर राजा हुआ था। उसने 8वीं सदी में दक्खन में अपनी सत्ता यानी शासन को सर्वप्रथम बनाया था। इसके अलावा भारत में राष्ट्रकूटों का शासन था। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का जब विनाश हो गया, समाप्ति हो गई, तो उसके बाद राष्ट्रकूट सत्ता पर शासन करने के लिए आए। और राष्ट्रकूट का अर्थ होता है राष्ट्र या प्रांत का बड़ा अधिकारी। और ऐसा लोग मानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का स्थापक जो था, उसी में से कोई उसी जाति का कोई एक अधिकारी था और उस पर से उसका नाम राष्ट्रकूट पड़ा होगा। और इस वंश में अनेक शासकों में गोविंद तृतीय नाम का शक्तिशाली यानी ताकतवर शासक हुआ था और उसने 8वीं सदी में दक्खन में अपनी सत्ता यानी शासन को सर्वप्रथम बनाया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। दक्षिण में पांड्य वंश के शासकों का राज्य था। पांड्य राज्य अत्यंत यानी बहुत ही प्राचीन यानी पुराना माना जाता है। मेगस्थनीज नामक विदेशी यात्री ने पांड्य वंश के शासकों के विषय में लिखा है कि इस जाति का शासन स्त्रियां करती थीं। अशोक के शिलालेख में पांड्य का उल्लेख मिलता है। तमिलनाडु में इस समय मदुरा और तिरुनेलवेली जिला है, वहीं पांड्य राज्य था। दक्षिण में चेर वंश का शासन था। चेर का दूसरा नाम केरल है। प्राचीन समय में चेर अथवा केरल तमिल प्रदेश का एक भाग था। बाद में उसमें से मलयालम अथवा केरल प्रदेश अलग हुआ। अशोक के अभिलेख में केपलपुत्र राज्य ऐसा उल्लेख किया गया है।
इस वंश में अथन द्वितीय चेर राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इस वंश में सेंतुगवन नामक शक्तिशाली शासक हुआ था। बता रहे कि दक्षिण में पांडव वंश के शासकों का राज्य था। पांडव वंश राज्य अत्यंत यानी बहुत ही पुराना माना जाता है। और मेगस्थनीज नामक विदेशी यात्री ने पांडव वंश के शासकों के विषय में लिखा है कि इस जाति के शासन स्त्रियां करती थीं, मतलब शासन स्त्रियां ही बनती थी, शासन चलाती थीं। और अशोक के शिलालेख में पांड्य का उल्लेख भी मिलता है, उनके बारे में लिखा हुआ है। तमिल में इस समय मदुरा और तिरुनेलवेली जिला है, वहीं पांड्य राज्य था। दक्षिण में चेर वंश का शासन था। चेर का दूसरा नाम केरल बता रहे हैं। प्राचीन समय में चेर अथवा केरल तमिल प्रदेश का एक भाग था। पुराने समय में चेर और केरल तमिल प्रदेश का एक भाग था, अंग था। बाद में उसमें से मलयालम अथवा केरल प्रदेश अलग हुआ। और अशोक के शिला अभिलेख में केपल पुत्र राज्य ऐसा उल्लेख किया गया है, लिखा गया है। इस वंश में अथन द्वितीय चेर राज्य का प्रथम शक्तिशाली राजा था। इस वंश में सेंतुगवन नामक शक्तिशाली शासक यानी राजा भी हुआ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना जानिए मध्यकालीन दक्षिण के राज्यवंश। मध्यकाल में दक्षिण के राज्यवंश और कौन कौन से थे उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वादामी में चालुक्यों का शासन था। मान्यखेट में राष्ट्रकूटों का शासन था। द्वार समुद्र में होयसलो वंश के शासकों का राज्य था। देवगिरी में यादवों का शासन था। तांजोर में चोल वंश का शासन था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। राजपूत शासकों का जोश यानी अति उत्साह, उत्तेजना। राजपूत शासकों में कितना उत्तेजना था, कितनी ज़्यादा उत्साह थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। राजपूत बहादुर थे। राष्ट्र के लिए शहीद होना वे गौरव मानते थे। रणभूमि में पीठ दिखाने से पहले वे मृत्यु केसरिया करना पसंद करते थे। मरना लेकिन डरना नहीं। शरण में आए हुए की हर हाल में रक्षा करना। सत्य बोलना और सत्य के लिए लड़ लेना, ये उनकी खास विशेषता थी। राजपूतानियाँ यानी जो राजपूतों की पत्नियाँ होती थी, वे अपने सतीत्व यानी सती होने के भाव या धर्म, और वीरांगनाएं यानी बहादुर स्त्रियां थीं जो ज़रूरत पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर रणभूमि अर्थात युद्ध के मैदान में निकल पड़ती थीं। अपने पति के हार जाने या वीर गति पाने पर अधिकतर जौहर आग में जलकर यानी आत्मदाह करना पसंद करती थीं। राजपूत युग की ऐसी वीरता भरी कहानियाँ, गाथाएँ यानी कहानियाँ इतिहास में स्वर्ण यानी सोने के अक्षरों में लिखी गई है। इसे बता रहे कि राजपूत जो क्षत्रिय थे बहुत ही बहादुर पराक्रमी थे और अपने देश के लिए शहीद होना यानी अपना बलिदान देना, देश के लिए मर मिटना अपना गौरव यानी शान समझते थे, मानते थे। और युद्ध क्षेत्र में रणभूमि यानी युद्ध के क्षेत्र में पीठ दिखाने से पहले मतलब भाग जाना, उससे पहले वे मृत्यु को पसंद करते थे, मर जाना पसंद करते थे, लेकिन युद्ध के क्षेत्र से भागना पसंद नहीं करते थे। और उनका ये धारणा था कि मर जाना है लेकिन डरना नहीं है, और उनके शरण में आश्रय में जो आए हैं तो उनकी रक्षा हर हाल में करना है। और सत्य बोलना, सही बोलना और सत्य के लिए लड़ना, ये उनकी खास विशेषता थी। और उनकी जो पत्नियां राजपूतानियां थीं अपने सतीत्व, अपने सती होने के भाव या धर्म के लिए और निडरता के लिए, निर्भयता के लिए बहुत प्रसिद्ध थीं। वे हंसते हंसते पति या पुत्र या भाई को युद्ध के क्षेत्र में विदा करती थी, उनको भेजती थी। ये वही वीरांगनाएं बहादुर स्त्रियां थीं जो ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में निकल पड़ती थी। और अपने पति के हार जाने पर या वीरगति यानी मृत्यु को प्राप्त होने पर अधिकतर जौहर दिखाना यानी खुद आत्मदाह करना पसंद करती थी। और राजपूत युग की ऐसी वीरता भरी यानी बहादुर भरी कहानियाँ इतिहास के सोने अक्षरों में लिखा गया है। बच्चों, यह पाठ आप लोगों का समाप्त होता है।
और इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा, तो उसका आपको उत्तर लिखना है। इसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। एक बार में न समझ में आए तो 2 बार सुनिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। फिर इसके बाद आपको प्रश्न जब दिए जाएंगे तो उसका उत्तर आप लोग को लिखना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।